बलौदाबाजार के अग्निकांड में उस दिन कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस ही नहीं जला बल्कि सरकार और प्रशासन का गुरूर भी जल गया। उस दिन उस बिल्डिंग से उठते काले धुएं के बादल ही नहीं छाए बल्कि लोगों के मन में असीम संभावना, असीम कुशंका और अनेक अनेक सवालों के बादल भी छाए। तो क्या हुआ? क्या लोगों के सपने मर गए? क्या लोगों की हजारों करोड़ों इच्छाएं, लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई? उन सारे सवालों का जानना जरूरी है और मैं उन सारे सवालों का जवाब आपके सामने ढूंढ कर लेकर के आ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और आप देख रहे हैं IBC 24 का खास कार्यक्रम पड़ताल। अगले आधे घंटे में हम बलौदाबाजार अग्निकांड के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे और सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 सालों का पुराना राजस्व रिकॉर्ड जल के खाक हो गया? क्या आपकी जमीन की मलकियत को देखने वाला अब कोई रिकॉर्ड नहीं बचा? क्या अब आप जमीन के मालिक नहीं रहे या कोई दूसरा सीधे सीधे आपकी जमीन पर क्लेम कर लेगा? ऐसे तमाम सवाल, आशंका और कुशंकाओं को जवाब देगा हमारा ये खास कार्यक्रम। जून का दिन बलौदाबाजार जिले के इतिहास में कभी न मिट पाने वाले कलंक के रूप में दर्ज हो गया है और इसी के साथ आम जन से लेकर प्रशासनिक हलकों में भी दर्ज हो गए हैं दर्जनों सवाल जो उठेंगे हर उस आंदोलन को लेकर जो कभी शोषण, अन्याय, अनदेखी और अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हर आंदोलन को देखा जाएगा संदेह के नजरिए से, क्योंकि हर जन आवाज को परखा जाएगा षड्यंत्र के नजरिए से, क्योंकि 10 जून को बलौदाबाजार में कुछ ऐसा ही किया गया। उस दिन हिंसा के नाम पर जो कुछ हुआ उसे याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। शहर के डिवाइडर रेलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया गया, सड़कों पर लगे CCTV कैमरों को तहस नहस कर दिया गया, प्रशासन और सरकार के गुरूर और रुतबे के प्रतीक कलेक्ट्रेट ऑफिस को फूंक डाला गया, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई। हिंसा, उत्पात और अराजकता का ऐसा माहौल बलौदाबाजार जिला तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा था। उन्मादियों ने न तो सरकारी संपत्ति बख्शी और न आम जनता की संपत्ति। सरकारी महकमे के दस्तावेज जलाकर राख कर दिए। सरकारी दस्तावेज और दफ्तरों की लपटों से उठते काले धुएं के बादल में आशंकाओं के दर्जनों सवाल भी उमड़ने घुमड़ने लगे। सबसे बड़ा सवाल भी आम आदमी के वजूद से ही जुड़ा था। जब कलेक्ट्रेट ही जलकर खाक हो गया तो राजस्व रिकॉर्ड का क्या होगा? 100-125 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड तो कलेक्ट्रेट में ही रखे थे। जमीन की मिल्कियत से लेकर विवाद, बंटवारे के हर दस्तावेज यहीं रखे होते हैं। जब सारे रिकॉर्ड जल गए होंगे तो आम आदमी के पास जमीन के स्वामित्व का सबूत क्या बचा? कैसे साबित करेगा कि उसकी जमीन अब उसी की है? हमारी पड़ताल का सबसे पहला लक्ष्य इसी सवाल का जवाब ढूंढना था और जवाब थे ये तस्वीरें। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट के उसी रूम में है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही है। ये भू अभिलेख है, ये राजस्व रिकॉर्ड का ये शाखा है, ये कक्ष है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। पत्थरबाजी हुई है जरूर, यहाँ से पत्थर पड़ने से शीशे जरूर टूटे हैं, वो चीज़ आपको तस्वीर में जरूर दिखाई देगी कि शीशे टूटे हैं, लेकिन रिकॉर्ड सुरक्षित है। और ये बहुत राहत की बात है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर, जिस तरह से कुछ समाचार प्लेटफॉर्म पे भी ये खबर दिखाई गई, कही गई, बताई गई कि अगर राजस्व रिकॉर्ड सबसे पुराना और 100 साल पुराना अगर बर्बाद हो गया, जल गया, नष्ट हो गया तो फिर जमीन की मलकियत के विवाद और उसके स्वामित्व का निपटारा कैसे होगा? उन सब के लिए, बलौदाबाजार जिले के तमाम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी और सबसे राहत वाली खबर है।
ये खबर आम लोगों के लिए बेहद राहत देने वाली होगी कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, उनकी जमीन, उनकी जाति के रिकॉर्ड अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में मजबूत सुरक्षा के बीच ये तमाम दस्तावेज पूरी तरह से महफूज है। रिकॉर्ड रूम में कालीख की एक लकीर भी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन करीब आधे दर्जन विभागों के दस्तावेज जलकर राख तो हो ही गए। जल गया आबकारी विभाग, जल गया एसपी ऑफिस, जल गया ट्राइबल विभाग, जल गया आयुर्वेद और सांख्यिकी विभाग। ये जो कमरा है वो ठीक सामने का है, यानी सामने देखिए ये गैलरी है और यहीं से आग की शुरुआत हुई थी। अभी आपको रेनोवेशन का काम भी बाहर दिखाई दे रहा होगा। और ये तस्वीर देखिए, ये जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं वो तोड़ दिया है उन दिनों प्रदर्शनकारियों ने। और ये सामने देखिए, ये टेलीफोन के मदरबोर्ड निकले हैं, प्रिंटर है, सिस्टम है। ये पूरा घुसकर के अंदर तोड़फोड़ किया गया था। हालांकि घटना के 4-5 दिनों के बाद अब चीज़ें फिर से व्यवस्थित की गई है। आपको कामकाज भी यहाँ पे शुरू होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबको पेंट किया गया है, दोबारा से रेनोवेट किया गया है। बलौदाबाजार का सिस्टम और बलौदाबाजार के इतिहास पर जो काला दाग लगा है, बदनुमा दाग लगा है प्रशासन की विफलता का और कमज़ोर प्रशासन का, वो दाग शायद ही कभी मिट पाएगा। ये आबकारी विभाग का हॉल है, इसी में तमाम कर्मचारी काम कर रहे थे उस दिन और उसको अब रेनोवेट किया जा रहा है। बाहर से जो आग शुरू हुई उसकी सबसे पहली लपट यानी इसी डिपार्टमेंट में शुरू हुई थी और विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन दिन बात करते हैं। उस दिन भी आप यहीं पे रहे होंगे, क्या देखा सर? हमारे जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा खबर आया कि ना हमारे बिल्डिंग में आग लग गई है, तो तत्काल इधर सभी के सभी उपस्थित हो जाएं और सब सहयोग करें। तो हमने जैसी सूचना मिला हम सभी के सभी यहाँ उपस्थित आ गए थे। कि इतनी आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो तो अमूमन लोहे के अलमारी में रहते हैं, वो तो बच जाने चाहिए थे, फिर भी जल गए। 95% आप कहने के दस्तावेज जल गए। एक्चुअली ना जब आग जब लगी ना तो इतना भयानक था कि जो दस्तावेज जो अलमारी के अंदर थे उनके अंदर भी आग लग गई और धुआं पूरा रूम जो हमारा जो कार्यालय है वो धुआं से पूरा भर गया था। ये जिला आयुर्वेद अधिकारी उनका सेक्शन है और वो भी उतनी ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये भी कमरा जला है। अब किसी तरह से रेनोवेट करके और कामकाज शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और फिर आप इधर आएंगे, कार्यपालन अधिकारी उनका कमरा है और चूंकि इस तरफ के जितने सारे सेक्शन रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। अभी भी धुएं की जो कालिक है वो कार्यालय की दीवार पर अभी भी आपको दिखाई देंगे। यहीं पे काम करते हैं? जी सर। उस दिन थे आप? हाँ, अंदर में था ना हम लोग। जब शुरू हुई ये आगजनी, आप थे यहाँ पे, कैसे आप जान बचा सके या फिर कैसे मैनेज कर सके? हम लोग यहाँ पर थे तो उधर से गार्ड लोग आए और कैंटीन के रास्ते से हम लोगों को बाहर निकाले। कम से कम 150-200 के 150 आसपास में तो अधिकारी कर्मचारी सब थे अंदर में। बलौदाबाजार जिले में जो तांडव मचा उसमें एक बड़ी खामी खुद सरकारी अमले की भी नजर आई। 1 दशक से इस कंपोजिट बिल्डिंग में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के तमाम विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग से पूरा का पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम ही गायब था। कैसे बिना फायर फाइटिंग सिस्टम के ऑडिट हुए ये बिल्डिंग ऑपरेट कर दी गई? और ये सामने देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये पूरी गैलरी है, आग के धुएं यहाँ तक गए थे। आपको यहाँ पे निशान दिखेंगे, ये सामने देखिए, ये काले काले पड़े हुए हैं अभी भी, जिसको पेंट किया जा रहा है। ये आग के धुएं के चलते ऐसे काले निशान पड़े, लेकिन इस पूरी कंपोजिट बिल्डिंग में आपको कहीं भी फायर फाइटिंग सिस्टम नज़र नहीं आएगा। ये एक बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं, क्योंकि जब कंपोजिट बिल्डिंग बनाई जा रही है, एसपी है, कलेक्ट्रेट है, तमाम उसके डिपार्टमेंट हैं, शाखाएँ हैं, आपको कहीं भी सामने में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, इतनी बड़ी गलती क्यों? और इतनी बड़ी कंपोजिट बिल्डिंग बनाकर जब लोग यहाँ पे विभाग शिफ्ट हुआ था तो फिर उस वक्त में ध्यान क्यों नहीं आया कि अगर कल होकर के या किसी दिन इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे जाते हैं, दस्तावेज रखे जाते हैं, आपको फायर फाइटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी और बिना उसकी ऑडिट के ये दफ्तर कैसे शुरू हुआ? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। एक और गंभीर चूक बिल्डिंग निर्माण को लेकर भी हुई। चमक दमक से भरपूर करने के चक्कर में बिल्डिंग के बाहर पीवीसी शीट के पैनल बिछा दिए गए। बाहर जब आग लगी तो ये पैनल धू धू कर जल उठे और इसी आग ने
अंदर के दफ्तरों में रखी फाइल, फर्नीचर और दूसरे उपकरणों को अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया। बलौदाबाजार अग्निकांड ने सरकारी संपत्तियों को जलाकर राख तो किया ही, इस अग्निकांड की सबसे बड़ी मार पड़ी आम लोगों पर। उनकी दर्द, उनकी कराह को तो कोई सुन भी नहीं रहा। उस दिन कलेक्ट्रेट में सिर्फ अधिकारी और बड़े लोगों की कारें ही नहीं जली, बल्कि डेली वेजेज संविदा पर काम करने वाले बहुत छोटे छोटे कर्मचारियों की सैकड़ों बाइक और स्कूटी जलाकर राख कर दी गई। दस जून के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में आम दिनों जैसी ही भीड़ थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले डेली वेजेस, संविदा और क्लास 3, क्लास 4 वर्ग के सैकड़ों कर्मचारी भी अपनी बाइक और स्कूटी से पहुंचे थे। कई पत्रकार थे जो घटना की रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और उनसे भी ज्यादा कानूनी विवाद में फंसे आम लोग थे जो अपने केस की सुनवाई के लिए न्यायालय पहुंचे थे। इन सब की बाइक और स्कूटी जलाकर राख कर दी गई। इनमें से लगभग सभी के फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं बचे थे, यानी बीमा कंपनी से भी इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे हर आम आदमी को लाख या सवा लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 10-12 हजार रुपए की नौकरी पर घर परिवार चलाने वाले इन छोटे छोटे कर्मचारियों की नाउम्मीदी देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। लेकिन सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा उस भीड़ को इससे क्या लेना देना था। वो तो बस एक उन्माद भरी भीड़ थी जिसके पास न तो कोई संवेदना बची थी और न ही कोई विचार। उन्होंने मेरे को बताया कि पथराव हो रहा है यहाँ पे बिल्डिंग में, तो मैं उसको इतना ही सजेस्ट किया कि बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, अंदर की ओर जो गैलरी है, बरामदा है, उसमें रहें ताकि सुरक्षित रह सकें। फिर उन्होंने कि स्टाफ को पीछे के रास्ते से निकाल रहे हैं, आप आ करके मेरे को लेके जाइए करके। बाद में मुझे कॉलेज के सामने में उनकी मुलाकात हुई, बुरी तरीके से डरी सहमी थी। किसी किसी का इंश्योरेंस है, किसी का नहीं है। अब देखते हैं कि शासन इसके लिए क्या करते हैं। जैसे बिरला सजला है हीरो कंपनी का। हाँ। अभी इंश्योरेंस तो थोड़ा सा लेट हो गया था सर, एक्सपायरी हो गया था। हाँ, तो देखते हैं कि मुआवजा कम से मिल जाए, वही थोड़ा आसरा है मेरे को। असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरीके से जो घटना करना, चूँकि जो जिला है हमारा हृदय स्थल है और हमारे ही शरीर को अगर नोकोड़ दिया जाए, कुरूपता किस तरीके से, मैं खुद देखा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र है अपने मन को रखने के, विचार रखने का, लेकिन उस एक दायरा होता है। मैं किसी जाति समाज के ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। जो व्यक्ति किया है बहुत ही निंदनीय है और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उस घटना के बाद बलौदाबाजार जिले का हर तबका गुस्से में है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि सदियों से मिलजुल कर साथ रहने वाले इतने उग्र कैसे हो गए। उस दिन का खौफ आज भी जहन में बसा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्कूलों की किताब में पढ़ाया गया सतनाम धर्म गुरु शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले संत थे, लेकिन उनके नाम पर आंदोलन करने वालों ने आतंक का ऐसा खेल खेला। खुद आंदोलन करने वाले समाज के प्रबुद्ध लोग भी इससे बेहद आहत हैं और उपद्रव करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। समाज का अलग अलग तबका क्या सोचता है, जो घटना हुआ उस समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे और उसके लिए हम पहुंचे हैं जिला सत्र न्यायालय में। और ये तमाम अधिवक्ता साथी जो प्रदेश के सबसे जागरूक तबके में एक और इस वर्ग में आपको हर उस समाज की शख्सियत दिखाई देंगे जो हमारे समाज का हिस्सा होता है। अब आप जैसे लोगों पर जिम्मेदारी है, क्या पहल करेंगे? आपकी अपनी ओर से भी कोई पहल हो सकती है? यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, बलौदाबाजार में सर्व समाज में, चाहे वो सतनामी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई वैमनस्य आपस में नहीं है। ये इस घटना के पहले की तरह घटना के दिनांक के शाम से ही उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ बलौदा का आपको लेश मात्र का भी लोकल का दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। तो ये समाज होता है और यही समाज की दरकार होती है। जब घटना हो भी जाती है तो खुले दिल से उस समाज के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और वो भी वो दिल बड़ा करके कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, अगर गलतियां थी तो भी सुधार लिया जाएगा, हम सभी एक थे, एक रहेंगे। ये होता है समाज। हमारे साथ सतनामी समाज के बहुत ही सम्मानित जिले में जो नाम है और सतनामी समाज के संरक्षक भी रहे हैं, मदन सिंह डहरिया। जो घटना हुई, क्या कहेंगे उस घटना के बारे में, क्या जानकारी है? मेरे सुनने में आया 15 मई को घटना हुई थी।
पकड़ने के पश्चात भी अभी कोर्ट ने उसको छोड़ भी दिए हैं करके सुना हूँ मैं। अगर इस प्रकार का प्रशासन अगर इस प्रकार के हमारे मामला को शांत करा दिए रहते तो मैं सोचता हूँ इतना बड़ा उपद्रव नहीं हो पाता। इस मामले को सुरक्षा पूर्वक सुलझाने की कृपा करें। ये हैं मदन लाल जी और मदन सिंह जी, और इन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ भूल जाइए। समाज से अपील कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी हुआ भूल करके और फिर से शांति और सौहार्द के साथ जीने की रहने की कोशिश। बलौदाबाजार की इस घटना के बाद हर कोई आहत महसूस कर रहा है। दूसरे समाज के साथ साथ खुद सतनामी समाज भी, जिनके नाम पर यह आंदोलन शुरू हुआ। समाज के स्थानीय नेतृत्वकर्ता से लेकर प्रबुद्ध जन तक कह चुके हैं कि यह सब साजिशन हुआ। असामाजिक तत्वों ने भीड़ में शामिल होकर हिंसा फैलाई। लेकिन सवाल है, वो असामाजिक तत्व थे कौन? कहां हिंसा की पटकथा लिखी गई? आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? और कौन है जो आंदोलन की आड़ में नफरत की इबारत लिख गया? बलौदाबाजार अग्निकांड की पहली चिंगारी 15 मई को भड़की। सतनामी समुदाय के पवित्र धार्मिक स्थल गिरौदपुरी से 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी बस्ती स्थित बाघिन गुफा में लगे जैत खाम को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पता चलते ही समाज का आक्रोश फूट पड़ा। 17 मई को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 19 मई को पुलिस ने बिहार के 3 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार से पैसे नहीं मिलने से ये मजदूर नाराज थे और शराब के नशे में तोड़फोड़ कर दी। लेकिन समाज पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि मामला शांत करने के लिए असल दोषी को नहीं पकड़ा गया। 20 मई से ही समाज बैठकों और ज्ञापन के जरिए असल दोषी पर कार्रवाई की मांग करते रहे, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। 8 जून का दिन बेहद अहम था। बलौदाबाजार कलेक्टर, एसपी समेत तमाम समाजों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई गई। कलेक्टर ने कहा, 3 दोषी पकड़े जा चुके हैं। समाज और जांच की मांग कर रहा है तो सरकार मजिस्ट्रियल जांच कराने को तैयार है। मांग पूरी हो रही है, इसलिए प्रस्तावित आंदोलन को रोक दिया जाए। समाज के स्थानीय नेतृत्वकर्ता संतुष्ट हो गए, लेकिन 10 जून को आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने और सीएम के नाम से आभार ज्ञापन सौंपने के रूप में कहकर अनुमति प्राप्त कर ली गई। लेकिन उसी शांति समिति की बैठक में एक धड़ा था जो तब भी उग्र था। वो हर हाल में आंदोलन करने की बात कर रहा था। सर्व समाज की शांति समिति बैठक में स्थानीय नेता संतोष यदू भी शामिल थे। शांति समिति की बैठक से लेकर 10 जून के तांडव को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। सुनिए क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं संतोष यदू जी। ये पूर्व में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और फिलहाल राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। जब भी बलौदाबाजार का नाम आएगा तो एक ऐसे जिले के रूप में आएगा जहां पे कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, जहां पर एसपी ऑफिस को जला दिया गया। उस घटना के बाद जिले के लोग, राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? सारे लोगों के जो पीठ में पिट्ठू बैग टाइप का कुछ लगा हुआ था। अधिकतर लोगों को मैंने देखा जो नीला गमछा पहने हुए थे, इनके पीठ में एक पिट्ठू बैग था। अब उस बैग में क्या था वो तो भगवान जाने। सवाल इसलिए क्योंकि शांत जिले में इस तरह की चीजें कभी देखी नहीं गई। तो क्या उस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ महज एक गुस्सा था या कुछ और था? इस बात की पड़ताल शुरू करेंगे, जानेंगे कि उस घटना के पीछे क्या कुछ हुआ था, कौन जिम्मेदार है। घटना के दिन दर्जनों पुलिस वाले भीड़ के हमले में जख्मी हुए। किसी को सिर पर रॉड लगी, किसी को पत्थर। घायल जवान भी मान रहे हैं कि आगजनी और हमला अचानक भड़के आक्रोश का नतीजा नहीं था, सब कुछ पहले से प्लान्ड था। भीड़ अपने साथ पत्थर डंडे लेकर आई थी, यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा गया। बलौदाबाजार के उसी परिसर में है जहां पर आगजनी की घटना हुई, पुलिस वालों को भी मारा गया, कई सारे पुलिस वाले घायल थे और उसमें से एक हमारे साथ है। परिचय बताएं और बताएं कि उस दिन क्या हुआ। मेरा नाम आकाश शर्मा है, आरक्षक के पद पे स्टोर शाखा में पदस्थ हूँ। तैयारी के साथ थे उन लोग, सभी तैयारी के साथ थे, क्योंकि इतना सामान हमारे परिसर में यहाँ पे ना ही इतने पत्थर उपलब्ध हैं, जितने पत्थर यहाँ पे पड़े हुए मिले हैं। कुछ लड़कियों के साथ बताया जा रहा है कि कुछ पदरी ने गंदे हरकत भी किए हैं। ये पुलिस के घायल जवान हैं और 4 टाँके लगे हैं उस घटना के बाद, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन
साफ तौर पे लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आया गया था, क्योंकि जिस पैमाने पर पत्थरबाजी हुई है, पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, या तो बहुत आक्रोशित थे या फिर बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत प्लान तरीके से आए थे। खुद सरकार इस घटना को सीधे सीधे षड्यंत्र की देन और प्रायोजित बता रही है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं, विपक्ष में रहते हुए कई दिन तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, लेकिन लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं किया। इतनी बड़ी घटना को बिना षड्यंत्र अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। सबकी जांच हो रही है और हर उपद्रवी से नुकसान की भरपाई होगी। बलौदाबाजार की इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। आम लोगों का जो भरोसा पुलिस और प्रशासन पर टिका था, वो चकनाचूर हो गया है और भरोसे की इस बहाली के लिए पूरा का पूरा तंत्र एकजुट हो गया है। न सिर्फ जिले के एसपी और कलेक्टर को तबादला कर दिया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि एक जिले के कलेक्टर और एसपी को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। बलौदाबाजार की घटना ने साए सरकार के सामने साख की कड़ी चुनौती पेश की है। कानून और व्यवस्था पर से आम आदमी का भरोसा तो चूर चूर हुआ ही है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी चौतरफा हमला बोल रही है। इस विफलता के लिए सरकार सबसे ज्यादा तत्कालीन एसपी सदानंद और कलेक्टर KL चौहान से नाराज है। सोशल मीडिया पर भीड़ बुलाई जाती रही, आगजनी और हमले का साजो सामान तैयार होता रहा। 10 जून के दिन हजारों की संख्या में लोग शहर में जमा हुए, लेकिन एसपी कलेक्टर को संभावित खतरे की हवा तक नहीं लगी। लोकल इंटेलिजेंस से लेकर पूरा का पूरा तंत्र मदहोशी में डूबा रहा। तभी तो जिला कलेक्टर और एसपी के तबादले और फिर सस्पेंशन पर गृह मंत्री का लहजा भी उतना ही तल्ख नजर आता है। घोर लापरवाही के कारण ऐसा किया गया है। वीडियो जितने प्रकाश में आए उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं, कुछ और भी बातें फीडबैक आई जिसकी स्थिति जिससे बहुत स्पष्ट हुआ, इसलिए जांच की भी कार्रवाई की जा रही है। जिले में पुलिस की कमान विजय अग्रवाल जैसे सीनियर और सुलझे हुए अधिकारी को सौंपी गई है। अब दिन रात दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। आगजनी और उपद्रव करने वाले करीब 150 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सैकड़ों आरोपी पुलिस की राडार में हैं। घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज रिकवर किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी सबूत तलाश रही है। सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट के जरिए षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बलौदाबाजार की सड़कों पर 24 घंटे के लिए उतार दिया गया है। बलौदाबाजार में आगजनी की घटना के बाद जिले के एसपी बदल दिए गए हैं। नए एसपी विजय अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि चुनौती भी आपके सामने उतनी ही बड़ी है, दायित्व भी उतना ही बड़ा है, तो आप ज्वाइन करने के बाद सर आपकी प्राथमिकता क्या है? जो घटना के बाद लोगों का भरोसा टूटा है पुलिस प्रशासन से, उसे कैसे बहाल? देखिए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कानून व्यवस्था पे लोगों का पूर्ण विश्वास पैदा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कदम उठा रही है। सर, अभी तक कार्रवाई में कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए, इस घटना के सभी पहलू, जो तैयारी से लेके लास्ट में जो चीज़ें हुई है, उन सारे पहलुओं की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और अभी से उसके जितने भी आरोपी उसमें चिन्हित किए गए हैं, जो पहचान में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है और इसके लिए अलग अलग टीमें लगी है। जो उस दिन के सीसीटीवी फुटेज, जो चश्मदीद साक्षी हैं और भी भौतिक एविडेंस है, उस पर पुलिस लगातार नज़र रख के उसमें आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी कर रही है। तमाम मुद्दों पर जांच चल रही है और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी कि गृह मंत्री ने जो बयान दिया कि बिना राजनीतिक साजिश के और बिना प्री प्लान तरीके से संभव नहीं है, उन एंगल्स को भी खंगाला जा रहा है। घटना के बाद प्रदेश में राजनीति भी उफान पर है। कांग्रेस ने अपनी जांच दल समिति का गठन कर लिया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अगुवाई में एक दल गिरौदपुरी जाकर स्थिति का जायजा ले चुका है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक बलौदाबाजार का दौरा कर चुके हैं। सभी एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने समाज की मांग को नजरअंदाज किया। वक्त रहते उनकी मांग मान ली जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये घटना प्रशासन की विफलता है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये घटना सही समय में यदि पुलिस व्यवस्था कर ली गई होती, ज्ञापन पहले बैरिकेड पे ही ले लिए होते, तो ये स्थिति नहीं आती जो छत्तीसगढ़ के में ये कलंकित करने वाला कार्य हुआ है। ये सरकार की नाकामी है।
को जमानत ले लिए हैं और फरार हो गए हैं। तो उनको फरार कराने में किसका षड्यंत्र है और जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी हम लोग अपनी जांच रिपोर्ट में हमारी पार्टी अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। कांग्रेस के जांच दल के जवाब में बीजेपी ने भी जांच दल के गठन का ऐलान किया है। मंत्री दयाल दास बघेल की अगुवाई में भाजपा का जांच दल भी तथ्यों का पता लगाएगा। माना जाता है कि मौजूदा सिस्टम में हर मर्ज की दवा राजनीति से निकल पाती है, लेकिन उसी वक्त ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज हर मर्ज का सबब खुद राजनीति बन चुकी है। कभी वोट बैंक की तलाश में तो कभी सत्ता की चाह में राजनीति ने अक्सर समाज को विवाद और बवालों में झुलसाया है। आज समाज का अगर एक वर्ग का भरोसा टूटा है तो उस भरोसे को दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी हम सब पर है। आपसे दोबारा रूबरू होंगे किसी और पड़ताल में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।